नमस्कार दोस्तों, आज है बापू का बर्थडे और आज हम चर्चा करेंगे गांधी के विषय में। चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गांधी को लेकर एक अलग तरह का विचार इस समय समाज में फैल रहा है। पेशे से मैं एक शिक्षक हूं और जब मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूं कि गांधी को लेकर आपके मन में क्या विचार है, तो अधिकतर मेरे जो छात्र हैं वो गांधी को लेकर एक नकारात्मक विचार ही देते हैं। कारण यह है, वर्तमान समाज में गांधी को लेकर एक अलग तरह की नकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। कई लोग ये कहते हैं कि गांधी ने देश की आजादी में कोई खास रोल प्ले नहीं किया, वो जेल नहीं गए, उन्होंने लाठियां नहीं खाई। उसके बाद भी देश की आजादी का सबसे अधिक श्रेय उन्हीं को दे दिया जाता है। यह कितना सही कितना गलत चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि गांधी का जन्मदिन है तो चर्चा करना तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ पोरबंदर में। उसके बाद वो जाते हैं पढ़ने के लिए लंदन और वहां पे बैरिस्टर मतलब वकील बनते हैं। इंडिया आते हैं, यहाँ से दादा बिल्ला उनको कहते हैं कि मेरा कुछ कंसाइनमेंट का केस है, उसको लड़ने आप साउथ अफ्रीका जाइए। वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर वह उस केस को जीतते हैं। देन उसके बाद एक दिन यात्रा करते हुए जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनको ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया जाता है। तो उनको पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका की जो अपार्थाइड गवर्नमेंट अर्थात रंगभेदी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट भारतीयों को और वहां के जो नेटिव्स हैं उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट करती है। ऐसे में गांधी ने वहां पर सत्याग्रह की शुरुआत करी, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया और लियो टॉलस्टॉय बेसिकली वॉर एंड पीस लिखा था, जिन्होंने रशिया और फ्रांस मतलब नेपोलियन के बीच में जो वॉर हुई थी और उस वॉर को उन्होंने वहां पे डिपिक्ट किया था। उसमें उन्होंने सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट और बाकी चीजें वहां डिफाइन की। गांधी उससे बहुत इंस्पायर हुए एंड देन गांधी ने शुरू कर दिया सत्याग्रह। बाद में इस सत्याग्रह के दौरान ही उन्होंने 1909 में एक किताब लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज। उस किताब में उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडियंस के कोऑपरेशन से हुआ है। बात भी सही है कि अगर इंडियंस यहाँ पे सपोर्ट ना करते शायद ब्रिटिशर्स यहाँ पे स्टेबल ना हो पाते। तो अगर भारत जो है उनका समर्थन करने से मना कर दे तो अंग्रेज जो है वो देश छोड़ के चले जाएंगे। गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं और उस दौर में वो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करके वहां पे रंगभेदी गवर्नमेंट और जो रंगभेद हो रहा था उसको काफी हद तक वहां पे खत्म करके इंडिया लौटे थे। इंडिया आने के बाद उन्हें साबरमती आश्रम की स्थापना करी। अब मैं गांधी के विषय में आपको यहां समझाता हूं कि गांधी की पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या रही है, ये समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको नॉन कोऑपरेशन में गांधी ने क्या किया या सिविल डिसोबीडियंस में गांधी ने क्या किया या क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी ने क्या किया, इसके विषय में यहाँ बात नहीं करने जा रहा हूं। ये किताबों में लिखा हुआ है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। मैं बात करूंगा कि गांधी ने ये मूवमेंट ऐसे ही क्यों शुरू किए। देखिए, एक देश 1191 की बात है जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड में युद्ध हुआ और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। एंड देन 1192 में युद्ध होता है बैटल ऑफ तराइन का सेकंड, और वहां से मोहम्मद गोरी का भारत में विजय अभियान शुरू होता है। देन दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और भारत जो है यहां से गुलामी की जंजीरों में जकड़ना शुरू होता है। उसके बाद अफगानों ने रूल किया, फिर मुगल आए उन्होंने रूल किया, फिर पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, डेंस और ब्रिटिशर्स, इन सब ने इंडिया में रूल करना शुरू किया। 1900 आते आते भारत जो है लगभग 700 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक ऐसा देश जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया था, जिन्हें यह पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें विदेशी ताकतों से लड़ना है, वो तो उन्हीं के साथ घुल मिल गए थे। यहां तक कि कई ऐसे एविडेंसेस भी हमारे पास है जहां पे हमारे लोगों ने ही हमारे लोगों को मारा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जलियांवाला बाग कांड में जो गोली खाने वाले थे वो भी इंडियन थे, गोली चलाने वाला वो भी इंडियन था, लेकिन जो गोली चलवा रहा था वो ब्रिटिश था। अगर हमारे जो सैनिक थे जो इंडियन थे, अगर वो जनरल डायर को उस समय मार देते शायद इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। तो गोली चला कौन रहा था और गोली खा कौन रहा था? दोनों भारतीय, और मजा कौन ले रहा था? ब्रिटिश। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की वॉर में एक तरफ 3 पार्टी थी जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और उसके अलावा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, और एक तरफ थे ब्रिटिश आर्मी हेक्टर मुंडो के लीडरशिप में। आप ये समझिए ये 3 लोगों की आर्मी जो है, कंबाइंड आर्मी, ये हार जाती है ब्रिटिश आर्मी से। और आपको जान के और आश्चर्य होगा, इस वॉर को लड़ने
जितने लोग आए थे उससे अधिक लोग इस वॉर को देख रहे थे। देखने वाले लोग कौन थे? देखने वाले लोग सभी के सभी भारतीय थे। एक और एग्जाम्पल देता हूं रॉबर्ट क्लाइव का। बात करता हूं बैटल ऑफ प्लासी की। यहां पे समझिएगा कि जब कर्नाटक वॉर जीत लेता है रॉबर्ट क्लाइव और लगभग फ्रांस जो है वो खत्म हो जाता है, इधर बीच क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो कि उसमें बंगाल का नवाब था, उन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि भाई तुम फोर्टिफिकेशन बंद कर दो। उन्होंने नहीं किया। तो माना जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी कि एक छोटे से कमरे में 150 लोगों को भर दिया गया, लगभग 120 के आसपास लोग जो है उसमें सफोकेशन से मर जाते हैं। यह बात पता चलती रॉबर्ट क्लाइव को, तो अपनी सेना लेके आ जाता है। उसको पता है कि वो सिराजुद्दौला से जीत नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसने मीर जाफर उसको अपनी तरफ मिलाया और वहां के कई सारे जो ट्रेडर थे उनको अपने साथ मिलाया और कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और तुमको हम नवाब बना देंगे या तुमको हम ट्रेड में मदद कर देंगे। उन लोगों ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया और एन वक्त जब वॉर शुरू होती तो मीर जाफर ये कहता है कि भाई साहब हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारी तरफ, तुम लड़ लो अपना जो कुछ देखना है तुमको वहां पर। सिराजुद्दौला वॉर हार जाता है। अब आप समझिए, वॉर हार जाता है और इसे हराया किसने? क्या रॉबर्ट क्लाइव ने? नहीं, हमारे लोगों ने। तो हमेशा कहता हूं मैं कि भारत को गुलाम ब्रिटिशर्स से नहीं बनाया। ब्रिटिशर्स यहाँ पर भारत को स्लेव बनाने नहीं आए थे, कॉलोनी बनाने नहीं आए थे, वो यहाँ ट्रेडिंग करने ही आए थे। लेकिन जब इतना बड़ा देश जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं हो, उस देश को अगर आप कंट्रोल करना इतना आसान हो आपके लिए, तो आप क्यों नहीं उसको कंट्रोल करेंगे? आप कंट्रोल करेंगे ही। और ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रेडर के फॉर्म में आए थे और बाद में यहाँ पर उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया और भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया। ऐसे में एक ऐसा देश जहां के लोगों को यह पता ही नहीं है कि एक नेशन क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है, एक राष्ट्र का सिद्धांत क्या होता है। छोटे छोटे ऐसे इवेंट हुए थे जहां से राष्ट्र होने की अनुभूति हमें आनी शुरू हुई थी, लेकिन वो अभी बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में थी, बहुत छोटे फॉर्म में थी। चाहे हम बात करें अलगू मुझू कोने यादव का जो साउथ इंडिया में विद्रोह हुआ था, या हम खासी विद्रोह की बात करें जो कि तीरथ सिंह के लीडरशिप में हुआ था, या हम बात करें 1857 की क्रांति की, या हम बात करें रानी चिन्नम्मा की, इन लोगों ने छोटे छोटे तौर पर ब्रिटिशर्स को हराया था, लेकिन अपनों ने ही धोखा दिया और ये वहां हारते हैं। इसके बाद वो देश लगभग लगभग शांत हो चुका था। बीच में 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उस विभाजन के दौरान यह एहसास होता है कि देश को एक राष्ट्र में सकता है, लेकिन फिर हम वहीं पर फंसे। 1907 में सूरत का जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। ब्रिटिशर्स को डर लगता था, किससे? एक्सट्रीमिस्ट थे, लाल बाल पाल, इनसे डर लगता था। और मॉडरेट्स को यह डर था कहीं हमारे हाथों से जो सत्ता की चाबी है वो ना चली जाए। ऐसे में उन लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया। ब्रिटिशर्स को फिर अपना पैर जमाने का मौका मिल गया। तो जब गांधी आते हैं, देश कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था। उस देश के पास इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि वो लड़ सके। और ऐसे रीढ़ विहीन समाज को अगर जगाना है तो उस जगाने के लिए आप हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हथियार उठाने को तैयार ही नहीं होगा। तो गांधी क्या करे? गांधी के पास नॉन वायलेंस के अलावा कोई और हथियार बचा नहीं है, क्योंकि पहले इस समाज को जगाना है। यह समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है, इस समाज के इन टुकड़ों को मिटाकर संगठित करना है, एकत्रित करना है। ये कैसे किया जाए? इसको करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं गांधी ने उपयोग करी। अब समझते हैं। पहली चीज, बात है 1917 चंपारण विद्रोह। तीन गठिया खेती वहां हुआ करती थी। ऐसे में राजकुमार शुक्ल जाके गांधी से मिलते हैं कि चलिए देखिए वहां पे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। गांधी का प्रभाव आप समझिएगा कि गांधी जब पहुंचते हैं पटना, वहां से चंपारण निकलते हैं, उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो उस समय अपनी लैविश लाइफ में काफी खुश हुआ करते थे, और अनुग्रह नारायण सिंह। ये लोग गांधी के साथ आए। राजेंद्र प्रसाद के ऊपर तो गांधी का इतना असर हुआ कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति पब्लिक में बांट दी और खुद जमीन पर सोने लगे, और जितने उनके नौकर थे उनको संपत्ति देकर थोड़ी थोड़ी बोला कि आप जाओ, अब मुझे नौकर की जरूरत नहीं है। गांधी का प्रभाव ऐसा है। चंपारण में गांधी ने वहां के लोगों को न्याय दिलवाया, तिनकठिया खेती से आजाद कराया। उसी समय खबर आती है अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक हो गई। वहां पहुंचते हैं गांधी, मिल वर्कर्स को वहां पे बोनस दिलवाया। खेड़ा जाते हैं और वहां पर उन्होंने जो टैक्सेशन बढ़ाया गया था कि हम तुमसे यहां पर लगान ज्यादा लेंगे, गांधी ने उसको माफ कराया। ये तीन छोटे छोटे इवेंट हैं
अगला इवेंट गांधी को लगा रॉयट सत्याग्रह। गांधी ने उस 6 अप्रैल 1919 को रॉयट सत्याग्रह शुरू किया, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है, और उसके बाद तो मूवमेंट काफी वायलेंट हो गया। गांधी ने मूवमेंट वापस लिया। अब गांधी देखिए, गांधी को यह पता है कि भाई पहला मूवमेंट लॉन्च करना है, वो कौन सा होगा? नॉन कॉपरेशन। गांधी के इस पूरे इवेंट को आप ऐसे देखिए कि गांधी ने इस पूरे इवेंट को 3 तरीके से लड़ा है: स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल। नॉन कॉपरेशन, फिर शांत हुए, सिविल डिसोबीडियंस, फिर शांत हुए, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने शुरू किया तो उनको यह एहसास हो गया था कि देश में अभी भी समाज बटा हुआ है, और जब तक समाज के सभी तबके के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यह सफलता प्राप्त नहीं करेगा। गांधी ने मूवमेंट का नाम भी रखा नॉन कॉपरेशन। हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन, क्योंकि 1909 में गांधी ने बता दिया था कि भाई साहब, तुम्हारे सहयोग से ब्रिटिश यहां पर बैठे हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ इंडियन, कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। अगर ये नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता। तो पहला मूवमेंट क्या था? नॉन कॉपरेशन। लेकिन इस मूवमेंट में गांधी को समझ में आ गया कि देश अभी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर बटा हुआ है, इन्हें हमें एकत्र करना पड़ेगा। गांधी ने मुस्लिम समाज से कोशिश भी की, जो खिलाफत आंदोलन था उसको नॉन कॉपरेशन से मर्ज भी किया, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। 1922 में जब लोगों ने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करिए, गांधी को पता है कि देश का समाज अब आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको पीछे नहीं बुलाया गया तो यह आंदोलन हिंसक हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने कहा कि अब आप सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करिए। गांधी ने कहा नहीं, अभी लॉन्च करने का समय नहीं आया। गांधी ने चौरी चौरा में जो कांड हुआ उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। तो अब क्या कर रहे हैं गांधी? 1922 से 1930 क्या कर रहे हैं गांधी? क्या घर में बैठे हुए? नहीं, अब वो समाज के उन तबकों को जोड़ रहे हैं जो तबके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बाहर रहे हैं। उनको साथ लाना है, क्योंकि देश अगर एक सूत्र में नहीं बंधेगा तो आजादी नहीं मिलेगी। यह बात गांधी को पता है। उन 8 सालों में गांधी गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी व्यथाएं सुन रहे हैं। यहां तक कि गांधी, जो कि एक संपन्न परिवार से आते थे, उनको लगा कि जब तक मैं देशवासियों जैसे नहीं दिखूंगा तब तक देशवासी मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो गांधी ने खुद कहा कि आज से मैं अपने कपड़े खुद बनाऊंगा। मेरे तन पे जो कपड़ा है वह कपड़ा मेरे द्वारा बनाया हुआ होगा। तो गांधी ने सेल्फ रिलायंस को प्रमोट तब किया जब वह खुद सेल्फ रिलायंट हुए। इसके बाद 1930 का समय आता, देखिए स्ट्रगल हो गया, ट्रूस हुआ, वो शांति का पीरियड है। और इस पीरियड में देश को आगे ले जाने की कमान संभाली है एचआरए और एचएसआरए ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने वो 8 साल, जिधर गांधी शांत हैं, तो इन लोगों ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। 1930 सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी ने नमक चुना। क्यों चुना नमक? क्योंकि नमक अमीर और गरीब सबके लिए एक जैसा है, और उस नमक पर टैक्स लगाना इनह्यूमेन है, अमानवीय है। और उसको गांधी ने कहा कि मैं नमक सत्याग्रह करूंगा। 12 मार्च 1930 चल देते हैं पैदल 240 मील की यात्रा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाते हैं और सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। बोले अब अवज्ञा करनी है, असहयोग हो गया, अवज्ञा करनी है। तो असहयोग आंदोलन के जो क्रक्स थे उसको यहां पर जोड़ा और कहा टैक्स भी पेमेंट मत करो इनका। और सॉल्ट लॉ ब्रेक करना कि सॉल्ट हम बनाएंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, ये एक तरीके से सरकार की बात मानने से मना करना है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा तुमको। और आप नोटिस करोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंपैरिजन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। सबने अवज्ञा में आने वाले लोग अलग थे या ज्यादा थे। तो नेहरू जैसी महिला नेताएं अब आ चुकी थी इस मूवमेंट में, और यह मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ना होकर साउथ इंडिया तक जा रहा है। सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह लॉन्च किया था तंजौर में। इसी बीच में गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है, इसको लेकर गांधी पे आरोप लगते हैं। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जाते हैं कहां पर? लंदन।
सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गांधी वहां पहुंचते हैं। गांधी जब वहां पहुंचते हैं तो उनको कहा था हाफ नेकेड सेंट। चर्चिल ने कहा था ये बात, हाफ नेकेड सेंट आ गया। और इसको ब्रिटिश क्वीन से मिलने की, रॉयल फैमिली से मिलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनको बुलाया गया गांधी को। तो गांधी जब पहुंचे तो गांधी से कहा गया कि आप तो ऐसे कपड़ों में मिलने जाए रॉयल फैमिली से, ये तो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में है। तो गांधी ने जवाब दिया कि मेरे तन पे और मेरे देशवासियों के तन पे जितना कपड़ा ब्रिटिशर्स ने छोड़ा है, मैं उतना पहनकर आया हूं। आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फोटो देखिए, इस फोटो में गांधी आपको अलग से दिखाई देंगे, जहां पर एक तरफ हर कोई सूट बूटेड बैठा हुआ है, वो आदमी, एक हड्डी का आदमी अपनी शॉल ओढ़े वहां पर बैठा है, जिस शॉल को उसने खुद बनाया। तो कुछ तो बात होगी उसके अंदर। गांधी फिर यहां से मूवमेंट 1932 में खत्म होता है। गांधी उसके बाद फिर दोबारा लॉन्च करते हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके पीछे के भी कई सारे कारण। इधर 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने बी आर अंबेडकर के कहने पर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इस बात को लेकर महात्मा गांधी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को बांटने की यह बात हो रही है और अब समय आ गया है कि दलित समाज को भी हिंदू समाज के साथ जोड़ा जाए, उनके लिए काम किया जाए। और वहां से उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। निकल दिए गांव गांव घूमने दलितों को जोड़ने के लिए। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, गांधी ने पूरा मूवमेंट चलाया। हरिजन कहा अर्थात भगवान के बेटे। और आप देख रहे हैं ये सेकंड फेज है जहां गांधी ट्रूस में जा चुके हैं। पहला डॉन कॉर्पोरेशन से सिविल डिसोबीडियंस के बीच में ट्रूस है, और अगला सीडीएम से क्विट इंडिया मूवमेंट के ट्रूस का पीरियड है। इस समय मूवमेंट कौन लीड कर रहा है? इस समय मूवमेंट लीड कर रहे हैं देश के सोशलिस्ट नेता और सुभाष चंद्र बोस। वो लोग लीड कर रहे हैं पूरे इस पूरे इवेंट को। गांधी जिसको अहिंसक कहा जाता है, वह गांधी लोगों के अंदर जज्बा पैदा कर रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट नारा क्या है? करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई का नारा कहीं से भी अहिंसक नारा नहीं है। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रेवोल्यूशन कहा जाता है। और रेवोल्यूशन कभी भी अहिंसक नहीं होता। रेवोल्यूशन में हमेशा सत्ता के खिलाफ हथियार उठाए जाते हैं। गांधी ने कहा जहां मिले वहां पर इनके खिलाफ तुम प्रदर्शन करो। और गांधी का ही यह प्रभाव है कि आप देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट में कई सारी महिला नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। भोगेश्वरी फुकनानी, कनकलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ऐसी कई सारी महिला नेत्री थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे युवा नेता, उन्होंने जेल तोड़ दिए, बाहर निकल गए। उषा मेहता ने तो रेडियो सर्विस लॉन्च करी उस समय। यह है गांधी का रोल। इस देश के लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना को पैदा करना, यह गांधी का एकमात्र उद्देश्य है। कैसे भी करके यहां के लोग इकट्ठा हों, जागृत हों, एकजुट हों, और जब तक यह नहीं होगा देश से अंग्रेज बाहर नहीं जाएंगे। शायद इसीलिए गांधी आज भी हमारे बीच में उसी तरीके से मौजूद हैं जैसा विचार उन्होंने दिया था। नाथूराम गोडसे ने जब गांधी की हत्या करी तो उसने केवल एक शरीर को मारा। नाथूराम गोडसे ने केवल एक शरीर को मारा, उस विचार को वो कभी नहीं मार पाया। और मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि गांधी व्यक्ति नहीं, गांधी विचार है। जहां पर भी शक्तिशाली अपने से कमजोर को दबाने का प्रयास करेगा वहां गांधी पैदा होगा। चाहे आप मार्टिन लूथर जूनियर जिन्होंने अमेरिका में ब्लैक्स को राइट दिलवाए, चाहे नेल्सन मंडेला जिन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को राइट दिलाए, इन सभी ने गांधीयन मूवमेंट को ही आगे बढ़ाया है। तो गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। आप देश में हो तो गांधी की बात होगी, आप विदेश में हो तो गांधी की बात होगी। मजबूरी में ही सही, लेकिन आपको गांधी के आगे शीश झुकाना पड़ता है। मानिए कभी कुछ ऐसा हो कि पूरे भारत में विनाश हो, पूरे विश्व में विनाश हो, और आपको दिखाई देता है एक तरफ एक मूर्ति पड़ी है, वह मूर्ति गंदी हो चुकी है। उस मूर्ति को आप देखते हैं कि वह गांधी की मूर्ति है। उस मूर्ति को उठाते हैं, साफ करते हैं और फिर से लगाते हैं। गांधी
विनाश की बात नहीं करता, गांधी बात करता है शुरुआत की, सृजन की। इसलिए गांधी का रोल भारत और भारत की आजादी में काफी ज्यादा है। गांधी ने ही हम लोगों को वह आदर्श दिए कि हम ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं। उसके पहले जो लड़ाई अकेले अकेले हो रही थी, गांधी ने उन लड़ाइयों को एक साथ जोड़ा, एक सूत्र में पिरोया, और फिर जो माला तैयार हुई, उस माला का रिजल्ट 1947 की आजादी के रूप में हमें दिखाई देता है। इसलिए गांधी को क्रिटिसाइज करना आसान है, क्योंकि गांधी को ही क्रिटिसाइज कर सकते हो, हिटलर को नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और गांधी की विचार को समझने में आपको आसानी हुई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।